नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर बनी अजमेर शरीफ दरगाह की, जिसके नीचे भगवान शिव का मंदिर होने के प्रमाण मिलने की बात कही जा रही है। अजमेर शरीफ दरगाह की मजार के नीचे शिवलिंग की बात वैसे तो पहले भी की जाती रही थी, लेकिन साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट इस मसले पर कुछ भी आगे बोलने या आदेश देने से बच रही थी। लेकिन हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने अजमेर शरीफ सिविल कोर्ट में 1911 में लिखी एक पुस्तक अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव के हवाले से साक्ष्य पेश किया, जिसे कोर्ट ने प्रथम दृष्टया स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार और ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है। यह पुस्तक जोधपुर हाईकोर्ट के जज रह चुके हरविलास शारदा ने 1911 में लिखी थी। उन्होंने इस पुस्तक में बताया कि अजमेर शरीफ दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार नहीं बल्कि शिव मंदिर को तोड़कर उनके अवशेषों पर निर्माण किया गया मजार है। बल्कि यह मतलब इसका यह निकलता है कि जहां आज अजमेर शरीफ में मजार है, उसके नीचे शिवलिंग जो है वो दबी हुई है। अजमेर शरीफ दरगाह पर सभी धर्म के लोग चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं और इस दरगाह को फिल्मों और कव्वालियों के जरिए खूब प्रचारित और प्रसारित भी किया जाता है। इस्लामिक इकोसिस्टम का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र है। चिश्ती को सूफी संत बताकर प्रचारित किया जाता है और कहा जाता है कि इसी सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की यह दरगाह है, जिसे पूरे देश भर से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं चादर चढ़ाने के लिए। लेकिन यह सच सबसे छुपाया जाता है कि यह सूफी संत अपने सूफियाना अंदाज में केवल इस्लाम का प्रचार ही नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान भी बनाया। उनका असल उद्देश्य इस्लाम की अच्छाइयों को फैलाना नहीं बल्कि गज़वाए हिंद के एजेंडे को आगे बढ़ाना भी था। चिश्ती के वंशजों का आज भी इस दरगाह पर अधिकार है। इस परिवार का कांग्रेस से गहरा और प्राचीन और पुराना रिश्ता है और इसी परिवार के चिश्ती पर अजमेर की 200 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों के बलात्कार करने के आरोप भी लगे, जिसका मामला अभी तक कोर्ट में चल रहा है। अजमेर शरीफ सिविल कोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। खासतौर पर उन लोगों की तरफ से ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं ज्यादा जो मुस्लिमों के वोट बैंक की राजनीति अब तक करते आए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने तो जज पर ही आरोप लगा दिया और कहा कि छोटी अदालतों के जज देश में आग लगाना चाहते हैं। ओवैसी ने मजार को पुराना बताने के साथ साथ सभी प्रधानमंत्रियों द्वारा इस पर चादर चढ़ाने की याद दिलवाई, लेकिन यह बताना भूल गए कि मजार के नीचे क्या है। नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सभी ने मजार पर चादर चढ़ाकर अपना वोट बैंक पक्का किया, लेकिन अब तक इस सत्य को सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी जो शुरू हुई है वो आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आने का दौर जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर इस मामले को यहीं खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यह एक्ट बताता है कि 1947 यानी भारत के आज़ाद होने तक जो मंदिरों का या मस्जिदों की जो स्थिति थी उसी स्थिति को स्वीकार कर लिया जाए और उसके इतिहास भूगोल में ना जा करके, यानी अगर मस्जिद के नीचे मंदिर दबी है तो इस एक्ट के जरिए ये कहा गया है कि आप उसे दबे रहने दें, इस सच को बाहर ना निकालें और अब इसकी कोई अपील नहीं होगी। कानून बनाकर इसे दफन कर दिया गया। लेकिन हिंदू संगठनों की तरफ से इस एक्ट को भी खत्म करने की मांग लंबे समय से की जाती रही है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिव मंदिर पर हिंदुओं का अधिकार हो पाएगा? क्या अजमेर शरीफ दरगाह का सच कभी सामने भी आ पाएगा? क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पीछे छिपे देश के लाखों मंदिरों को फिर से सम्मान मिल पाएगा? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे और कुछ प्रतिक्रियाएं जो आई हैं वो प्रतिक्रियाएं भी सुनवाएंगे। करते हैं और देखते हैं पहले एक रिपोर्ट। राजस्थान के अजमेर सिविल कोर्ट ने मोइनुद्दीन चिश्ती की उस दरगाह के सर्वेक्षण वाली याचिका को हरी झंडी दिखा दी है, जहां शिव मंदिर होने की बात हिंदू लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, जिस पर कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI को नोटिस भी जारी कर दिया, जिस पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। यानी बहुत गंगा जमुनी तहजीब के छलावे में सेकुलर हिंदुओं को जिस दरगाह पर चादर चढ़ाते देखा था, अब उस दरगाह की सच्चाई बहुत जल्द लोगों के सामने आने वाली है। जिस दरगाह का गुंबद, दरवाजे और आसपास मौजूद हिंदू अवशेष लंबे समय से इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं
कि यहाँ पहले हिंदू मंदिर रहा होगा, जिनका जिक्र हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने सुनवाई के समय किया था, जिन्होंने अपने वकील राम स्वरूप बिश्नोई के माध्यम से कोर्ट में सभी जरूरी साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनकी गंभीरता को देखते हुए निचली अदालत ने हिंदू सेना के सर्वेक्षण वाली याचिका को मंजूरी दी है। हमें सफलता मिली है। माननीय जज साहब ने बहुत लंबे हमारी बातें सुनी हैं और हमारी बातें सुन के अपने भी सवाल जवाब करें कि क्यों याचिका दाखिल होनी चाहिए, क्या साक्ष्य है। वो सभी साक्ष्य हमने माननीय अदालत को समझाए हैं, अदालत के समझ में आए। अदालत ने न्याय सम्मत कानून के अनुसार सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। ये मामला भगवान श्री संकट मोचन महादेव विराजमान बनाम दरगाह कमेटी के बीच का है, जिसमें पहले 750 पेजों का वाद पेश किया गया, जिसे बाद में संशोधित करके 38 पेजों का किया गया, जिसके आधार पर हिंदू पक्ष ने दरगाह को लेकर अनेक दावे किए हैं। सबसे पहला दावा ये कि दरगाह की जमीन पर पहले भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था। दरगाह से पहले मौजूद शिव मंदिर में पूजा और जलाभिषेक होता था, जिसके तहखाने में मंदिर के गर्भगृह होने का प्रमाण है। यही नहीं, दरगाह परिसर में मौजूद 75 फीट लंबे बुलंद दरवाजे के निर्माण में इसी मंदिर के मलबे के अंश हैं। इसके साथ ही याचिका में अजमेर निवासी हर विलास शारदा द्वारा वर्ष 1911 में लिखी एक पुस्तक का हवाला भी दिया गया, जिस पुस्तक में दरगाह के स्थान पर मंदिर होने का साफ और स्पष्ट जिक्र है। अपनी याचिका में हिंदू पक्ष ने जिस किताब का संदर्भ दिया, उसका नाम अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव है, जिसकी रचना 1911 में हरबिलास शारदा ने की थी, जो ब्रिटिश भारत में जोधपुर हाई कोर्ट के सीनियर जज रह चुके हैं। जिस किताब में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अजमेर में जिस जगह पर मोइनुद्दीन की दरगाह है, वहाँ कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था। किताब में ये भी दावा किया गया है कि यहाँ एक हिंदू दंपत्ति रहते थे और दरगाह स्थल पर बने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते थे, जो सुबह चंदन से महादेव का तिलक और जलाभिषेक करते थे। जिन बातों की गंभीरता को देखने के बाद ही सिविल जज मनमोहन चंदेल की बेंच ने मामले की सुनवाई की स्वीकृति दी, जिस स्वीकृति से अब वो पक्ष परेशान है जिनसे वोट बैंक के नाम पर अजमेर दरगाह के सच को छिपाए रखा गया। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए, इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। अपने वोट बैंक को साधने के लिए हिंदुओं को धर्मनिरपेक्षता की घुट्टी पिलाकर अजमेर दरगाह को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताने वाले नेता आपको अजमेर दरगाह और मोइनुद्दीन चिश्ती का सच कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि जो सेकुलर राजनीति मोइनुद्दीन चिश्ती को सूफी संत बताती है, वो वास्तव में न तो सूफी था और न ही संत, जिसने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद मोहम्मद गौरी के शासन में भारत में जमकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया, जिनके अनेकों मंदिरों को तुड़वाया और गौ हत्याएं की। आज उसी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में मौजूद है, जिस पर कुछ सेकुलर हिंदू अंधों की तरह चादर चढ़ाते हैं। ऐसे में इस बात पर शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती कि जो मोइनुद्दीन सारी उम्र मंदिरों को तुड़वाता रहा, उसकी मजार उसके चेलों ने किसी मंदिर को तोड़ कर न बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इस खबर के सामने आने के बाद से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। उन प्रतिक्रियाओं को भी सुनते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे। एक बार सुनते हैं क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था, उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया।
1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग। अजमेर दरगाह के बारे में मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूँ, ये दरगाह हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम देती आई है। गंगा जमुनी तहजीब का गहवार है। हम सबको मिलकर के ऐसे समाज कंटकों से लड़ने की जरूरत है। और मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ, जो प्लेस ऑफ वर्शिप रिजर्वेशन एक्ट 1991 का, उसमें अमेंडमेंट किया जाए और उसको और मजबूत किया जाए कि 47 के बाद में जितने धार्मिक स्थल हैं वो उसी स्थिति में रहें, उनके नेचर पे किसी तरह से सवाल न किया जाए। तो एक के बाद एक सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं ओवैसी से लेकर के चिश्ती के परिवार वाले और जो अजमेर शरीफ दरगाह के जो प्रबंधन में चिश्ती के परिवार वाले हैं, उन सब की प्रतिक्रियाएं आ रही, कहने की यह प्राचीन है, पुराना है, इसलिए इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्राचीन होने से क्या ये तो नहीं सबूत मिल जाता, क्या ये सर्टिफिकेट तो नहीं मिल जाता कि वो मंदिर को तोड़ करके नहीं बनाई गई है? और अगर मंदिर को तोड़ के बनाई गई है तो फिर से वह मंदिर क्यों ना बने उस मज़ार को हटा करके? इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। अमितोष पारीक हमारे साथ है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के। मधु मुकुल त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, ऐसे मामले पर विशेष समझ और विशेष पकड़ रखते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ असगर अली खान साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, और इतू खान भी है हमारे साथ, जुड़ेंगे थोड़ी देर में, वो भी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे है। कैमरा ऑन नहीं है असगर साहब का और इतू खान जी का। मैं कहूँगा कि एक बार कैमरा ऑन कर ले। और असगर साहब आ गए हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं अमितोष पारीक से करना चाहूँगा, क्योंकि आप राजस्थान के हैं और पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इस दरगाह पे पहले भी कंट्रोवर्सी होती रही है, पहले भी इस चिश्ती परिवार पे आरोप लगते रहे। 200 नाबालिग लड़कियों के बलात्कार करने के आरोप में भी जो चिश्ती परिवार का, जो कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, यूथ प्रेसिडेंट था शायद वहाँ से, उसमें भी आरोप लगते रहे। यानी ये विवादों में रहा है और लोग पहले भी इस तरीके की बातें करते रहे हैं। अभी जो सच सामने आया है और अभी जो साक्ष्य पेश किया गया, जिस पुस्तक के आधार पर यह साक्ष्य पेश किया गया, क्या आपको लगता है कि ये एडमिसेबल है? एडमिसेबल तो हो गया, क्या लगता है कि जो सरकार ने से जो जवाब मांगा गया है, ASI से जो जवाब मांगा गया है, क्या जवाब हो सकता है? और क्या आपको लगता है कि इसके साक्ष्य को एडमिसेबल होना जो है यही अपने आप में काफ़ी है? मुकेश जी, जिस दरगाह की बात हो रही है, आपने अपने पुणे कहा था कि जिसके अंदर में निरंतर रूप से जिसके चिश्ती परिवार के लोग किसी न किसी तरीके से कंट्रोवर्सी में रहे। वो कुछ ही समय पहले तो रूह कपा रहे थे, उससे पहले सर तन से जुदा कर रहे थे, फिर उससे पहले हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे थे, और उससे पहले अजमेर रेप केस में भी इतिहास में याचिकाकर्ता की जब आप प्रेयर देखेंगे, उस प्रेयर में सर्वे की बात कही है। वहां पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देने वाले लोग पढ़ाई जब पूरी नहीं करके आते हैं तो इसी तरीके से युवाओं को भटकाते हैं और हाथों में पत्थर दे देते हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कहां आएगी? किसी भी जगह पे जब उसके नेचर को बदला जाता है सेक्शन 3 में, तब उसकी एप्लीकेबिलिटी आती है, सर्वे के लिए नहीं है। बिल्कुल। और तो और देखिए, जिस दरगाह की यह बात हो रही है, उस दरगाह के पिटीशन के अंदर में 3 किताबों का जिक्र दिया है, जिसमें से 2 किताबें मुस्लिम कम्युनिटी से आए हुए हिस्टोरियंस ने लिखी है और एक किताब एडिशनल कमिश्नर जो रहे हैं उन्होंने लिखी है, वो हिस्टोरियन है। उन तीनों किताबों में हवाला दिया है कि जिस तरह से वहां पर अजय मेरू कहा गया था अजमेर को पहले पृथ्वीराज के समय, उस अजय मेरू में द अबॉर्ड ऑफ गॉड थे और हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे और जैन मंदिरों को तोड़ के चिश्ती के वहां पर मस्जिद बनाई जाती है। लेकिन देखिए 1464 सी में वो पक्का करा जाता है। 250 साल चिश्ती के जाने के बाद, और चिश्ती का इतिहास क्या है? चिश्ती का इतिहास हम सबको पता है मुकेश जी, बिल्कुल। किस तरह से जिहाद के लिए वो खड़े हुए थे, किस तरह से मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई थी, किस तरह से आना सागर के पानी को अपवित्र करा था, किस तरह से गायों को काटने का भी इतिहास है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वो इतिहासकार द्वारा लिखी गई M.A. खान द्वारा किताब इस्लामिक जिहाद, उसमें लिखा है। और तो और देखिए, जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आती तो एक चित्र है जो हम सबके समक्ष आएगा और उस याचिका में भी लिखा है, और मैं किताबों के हवाले से कह रहा हूं, चुनौती से जिम्मेदारी से कह रहा हूं। एक घरियाली प्रथा है, जिस प्रथा का है कि उस प्रथा में लिखा गया है कि ब्राह्मण परिवार से एक चंदन जाया करता था जो कि तय खाने में जाया करता था। तो वहां तो ये निश्चित रूप से है कि मंदिर होगा, लेकिन
हमारे को न्यायालय के समक्ष जब मामला गया है तो आदर करना चाहिए। सर्वे का आदर नहीं दिया, सर्वे का ऑर्डर नहीं दिया। मुकेश का सर्वे का ऑर्डर दिया होता तो आप डिबेट इस पे नहीं कर रहे होते कि सही है गलत, हम डिबेट कर रहे होते, पथराव क्यों हो गया। बिल्कुल। लेकिन अभी नोटिस दिए, आर्कोलॉजिकल सर्वे के पास समय है, वो अपना रिप्लाई पेश करेगा। माइनॉरिटी और मिनिस्ट्री अफेयर्स को है, वो अपना रिप्लाई पेश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही कि मैं हमारे साथ असगर साहब भी जुड़ गए हैं और यतू खान भी जुड़ गए हैं। मैं असगर साहब से जानना चाहूँगा, असगर साहब क्या आपको लगता है ये जो ओवैसी जी की तरफ से कहा रहा है कि हर एक प्रधानमंत्री जो है वहाँ पर चादर भेजते हैं या चढ़ाने के लिए जाते रहे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहाँ पर जाते रहे, लेकिन इस बात को बल थोड़ी मिल जाता है, ये झूठ सच थोड़ी हो जाता है। अगर प्रधानमंत्री वहाँ पर कोई चादर चढ़ा देते हैं तो इस बात से सच जो है वो झूठ तो नहीं हो जाता। भाई तारीख हमेशा गवाह रहती है। अब तकरीबन 750 साल से ज्यादा पुरानी ये दरगाह है और वही आस्था की बात है। एक बात मैं जरा, चूंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरी बात पूरी हो जाए तो फिर बिल्कुल बाकी लोग बोले। एक बात ये समझ में नहीं आती, मान लिए हालांकि वो गलत है, अगर मान ली 1 मिनट के लिए कि अगर वहां मंदिर था तो क्या जरूरत थी कि वहीं पर ही दरगाह बनाई जाएगी। भाई उसके आसपास, आना सागर के आसपास अगर हम वहां जाके देखें तो आज भी वहां पे जगहें हैं। आपसे 750 साल पहले तो जंगल ही जंगल होंगे सब आसपास, उससे हटके ही बनाई जा सकती थी। लेकिन ऐसा क्यों क्या करेगा कोई, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मंदिर है तो मंदिर है, और आज भी वहां तो आप दरगाह से बाहर आए तो वो एक मंदिर है जो काफी बड़ा, बहुत बड़ा मंदिर है। मैं वहां गया भी हूँ, अंदर भी गया हूँ। सोमनाथ के मंदिर के नाम से मशहूर है, वो बहुत बड़ा मंदिर है। अगर मान लीजिए ये ऐसा करना ही होता तो फिर वो मंदिर वहां क्यों होता, अगर मुगलों ने ऐसा करना ही होता। दूसरी चीज ये है कि देखिए ये सब चीजें सिर्फ पॉलिटिकल है और दुश्मनी और जहर उगलने वाली, नफरत फैलाने वाली, मुल्क को तरक्की से दूर ले जाने वाली है। और अगर ऐसा करना और कहना भी है तो भाई पहले अपने कानून को तो बदलो, पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलो और अपने जाति कानून को भी बदलो। आपने जो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया उसको करो ना खत्म, उसके बाद ये सब चीजें शुरू करना। असल में मैं और आर्टिकल 25, 26, 27, 28 इनको पढ़े जो अपने अपने मजहब की बात करते हैं, तो फिर क्यों खामखामी इन चीजों को पैदा किया जाता है। मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं मुकेश भाई, कि ये इशारा है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि अब हदें सारी पार होती जा रही हैं। मस्जिदों की लिस्ट, फिर दरगाहों की लिस्ट, अब इसके बाद घरों की लिस्ट शुरू होगी कि ये घर जो किसी का अगर मुसलमान का अच्छा घर, बड़ा घर नजर आएगा तो कहेंगे इसके नीचे मंदिर था, इसमें एक ये निशान पीछे बना हुआ है, कोयले से बता देंगे रात को जाके और कहेंगे इस पे निशान बना हुआ है जो ये इस बात का प्रतीक है कि ये पहले मंदिर था। कुछ भी कह देंगे, सबकी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब वैसे ही जैसे वक्फ बोर्ड करता रहा है अब तक। मैं बात खत्म कर रहा हूँ। जब हदें पार हो जाती हैं तो फिर जुल्म तो जुल्म है, जब बढ़ता है तो फिर सामने वाला भी उसमें खड़ा हो जाता है, यलगार होता है। होना ये है कि सिख, ईसाई और मुस्लिम भी इस बात के लिए खड़े होंगे कि सिख पिटीशन दाखिल करेंगे कि किसी मंदिर के नीचे उनका गुरुद्वारा है, कोई ईसाई दाखिल करेंगे कि किसी मंदिर के नीचे उनका चर्च है, मुस्लिम दाखिल करेंगे कि किसी मंदिर के नीचे उनकी मस्जिद है। पूरे मुल्क में अब यही सब शुरू होने वाला है। कोई मंदिरों को कहेगा, कोई मस्जिदों को कहेगा। मुल्क की तो हम आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये इसके लिए लेकिन चूंकि ये बात कब तक करेंगे साहब, मस्जिद मंदिर ठीक है, कब तक करेंगे हिंदू मुस्लिम, क्यों नहीं खत्म करते इसको। ठीक है सर, सुनिए, देखिए हम और आप खत्म नहीं कर सकते। हम और आप तो जो चीजें हो रही है उसको बता सकते हैं, खत्म करना हमारे और आपके हाथ में नहीं है। क्यों हो रहा है ऐसा? लेकिन वही है ना, जो सिस्टम है, जिस सिस्टम में जब आपके पास ताकत थी तो आपने जो दबाया था, अब इनके पास अगर बोलने का हक अगर 1000 वर्षों के बाद, 800 वर्षों के बाद आया है तो वो बोले भी नहीं। और एक चीज और, हाँ, आप भी मुकेश भाई, आप भी गवाह हैं, अगर उस ताकत का इस्तेमाल किया होता तो फिर वही होता, फिर वही वो होते, फिर दूसरे नजर नहीं आते। वो सेकुलर लोग थे भाई। अकबर की वाइफ का नाम बताइए, जोधाबाई था नहीं था? हाँ। और जोधाबाई अपने मजहब को मानती थी, अकबर अपने मजहब को मानते थे। इसको कहते हैं सेकुलरिज्म। हाँ। सेकुलरिज्म इसको नहीं कहते। अकबर मुसलमान भी नहीं थे, अकबर मुसलमान भी नहीं थे असगर साहब, आपको पता है कि नहीं? मुसलमान थे, कौन कहता है नहीं थे मुसलमान? अकबर ने दीने इलाही धर्म की स्थापना की थी।
अरे आप भाई हम तो भाई उसी इतिहास को पढ़ के कह रहे हैं, जो इतिहास रोमिला थापड़ ने जो इतिहास पढ़ा वही इतिहास पढ़ के मैं बता रहा हूँ आपको। उसी इतिहास को पढ़ करके आप उसे महान बता रहे हैं। उसी इतिहास को पढ़ के आप कह रहे हैं कि जोधा भाई उनकी वाइफ थी, दोनों अलग अलग धर्म। उसी इतिहास में यह भी लिखा है, आप उसको नहीं मान रहे। अरे वही इतिहास की किताब जो आपने पढ़ी है उसी किताब के हवाले से बोल रहा हूँ ये। तो आप बताइए कि अकबर आप कह रहे मुसलमान नहीं थे, अकबर के बाप का नाम बताइए। अरे भाई तो आपके बाप दादा भी मुसलमान नहीं थे, वो तो आपके बाप दादा भी मुसलमान नहीं थे, तो उसमें क्या हो जाएगा? कभी भी कोई कुछ बदल सकता है। ये तो मुसलमान थे। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, दीन इलाही सेकुलरिज्म की निशानी है साहब। ना दीन इलाही अलग धर्म की स्थापना की थी और उसके एक फॉलोवर बीरबल भी थे। देखिए उसका एक फॉलोवर बीरबल भी था आपको इतिहास में। देखिए उसके दीन इलाही के दो ही मानने वाले थे, एक स्वयं अकबर और दूसरा बीरबल, तीसरा कोई उस धर्म को नहीं माना। ये इतिहास में लिखा हुआ है, ये इतिहास में लिखा हुआ है। रोमिला थापर की किताब में लिखा हुआ, पढ़ लीजिए जाकर के आप। अरे साहब मैंने पढ़ा है, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ। तो नहीं लिखा हुआ क्या? नहीं लिखा हुआ क्या? बताइए नहीं लिखा निशानी था नहीं था क्या? उसकी वाइफ का नाम जोधाबाई था नहीं था। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो बोल रहा हूँ अकबर मुसलमान नहीं था। सब मुसलमान। मैं बोला अकबर का इस्लाम से विश्वास उठ गया था, अकबर का इस्लाम से विश्वास उठ गया था। वो इस्लाम छोड़ के दीन इलाही उसने अलग धर्म की स्थापना की थी। चलिए ये बताइए आप। अब छोड़ दीजिए, हम लोग इतिहास पे चर्चा नहीं कर रहे, हम अजमेर पे चर्चा कर रहे हैं। हम अजमेर पे चर्चा कर रहे हैं, अजमेर पे आते हैं। अब आप आ गए अजमेर पे, जब फंसे ठीक है, मैं अलग से बात कर लेंगे ना, उसके बाद फिर टीवी पे भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आपने जितनी किताबें पढ़ी है ना सर, उससे थोड़ा सा ही कम हो सकता है मैंने पढ़ी होगी, क्योंकि आप वकील हैं, ज्यादा पढ़े होंगे हमसे। मैं दावा नहीं करता मैं आपसे ज्यादा पढ़ा हूँ। नहीं, आप जुल्म क्या? आप अभी आपने कहा असगर साहब, आपने कहा कि जहां पर मस्जिद जो है मजार उसके बगल में भी बनाई जा सकती थी और अभी वहां पर मंदिर है। देखिए मंदिर की कितना पुराना है और मजार कितना। मंदिर तो अभी बना हुआ है भाई साहब, ये 800 साल पुराना आपने वो बना दिया। और क्यों वहीं पर बनाते हैं, इसके बहुत सारे रीजन हैं, बाद में आपको बता लेंगे। अभी हमारे साथ मधु मुकुल जी हैं, वो बताएंगे कि क्यों वहां पर बनाते हैं, क्यों मंदिर को तोड़ के ही मस्जिद बनाई जाती है, क्यों मंदिर को तोड़ के ही दरगाह बनाई जाती है। मधु मुकुल जी बताइए जरा सा, क्यों मतलब उसी स्थल को चुना जाता है? राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई गई, क्यों बनाई गई उसी स्थल पे? असगर साहब के हिसाब से बगल में बनाया जाना चाहिए था। जी मुकेश जी, जितने आक्रांता थे, जिनको मैं आतंकवादी शब्द प्रयोग करूंगा, एक बार इन आतंकवादियों ने, हाँ जी, इन आतंकवादियों ने जब भारत पर आक्रमण किया, किसी कारणवश छल प्रपंच से ये जीतने के बाद हिंदू जनमानस को पद दलित करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि तुम कुछ नहीं हो, सर नहीं उठा सकते, देखो तुम्हारे आराध्यों के मंदिरों को भी हम तोड़ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने हमारे उपासना स्थलों को तोड़ करके यही नहीं किया, आप आश्चर्य करेंगे, उसके ऊपर ही उसको पूरा नस्तनाबूद नहीं किया, केवल आपके छाती पर मूंग दलने के लिए, आपके अस्मिता को, गौरव को दबाने के लिए उसी पर एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। क्योंकि ये मूर्ख थे, इनको ज्ञान तो था नहीं, इन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया और आज बहुत सारे उपासना स्थलों पर हिंदू सनातन धर्म के अवशेष उपस्थित हैं, इसलिए पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया। आप देखें, चाहे काशी विश्वनाथ देख लें, अंधा आदमी देखकर बता देगा कि यह मंदिर है। आप चले जाइए, आप मथुरा देख लीजिए, आप भोजशाला देख लीजिए, सर्वे हुआ ना, बिल्कुल तथ्य आया ना, बिल्कुल। आप काशी विश्वनाथ के साथ साथ अभी आपके सामने स्पष्ट रूप से संभल का देख लीजिए, और संभल ही नहीं, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनको तोड़कर मस्जिद और मजार बनाए गए हैं। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि हम शक्तिशाली थे, कुछ भी कर सकते थे, सबको खत्म कर सकते थे। अरे भाई, औरंगजेब जैसा आतंकवादी छत्रपति शिवाजी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसके शासन काल में ही, मुगलों के शासन काल में ही साउथ में महाराज कृष्णदेव राय ललकारते रहे, इनकी हिम्मत नहीं वहां जाने की। अरे भाई, संपूर्ण भारत पर आपका शासन ही नहीं था, आप एक सीमित जगह पर रहे। लेकिन कुछ लोगों की हठधर्मिता के कारण इतिहास में ऐसे लोगों ने इतिहास को लिखा जिनको इतिहास का पता ही नहीं। रोमिला थापर
वो हिस्टोरियन ही नहीं है। किताबें आप पढ़ रहे हैं। अरे उन्हें इतिहास लिखना ही नहीं था। किताब छपवा दे मुकेश साहब। अरे उन्हें इतिहास अगर नहीं मैं क्या है, देखिए असगर, ठीक है मैं नहीं, बोल रहा था, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। अपने हिसाब इस से व्यक्ति को समझाइए प्लीज। चलिए ठीक है, ये अकबरों ने बोल दिया। इतू खान भी हमारे साथ है, इतू खान भी। अपने इस किताब पे बात नहीं हो रही है, मैं प्लीज। पूरा पढ़िए। हाँ मैं पढ़ चुका हूँ भाई साहब, पढ़ के ही आता हूँ और पढ़ने में ही बाल मेरे सफेद हुए। आप प्लीज ठीक है, मैंने जो असली इतिहास है उसे पढ़िए। हाँ असली इतिहास वही तो मैं कह रहा हूँ। रोमिला तापर को छोड़िए, रोमिला तापर को छोड़िए, इतू खान जी से एक बार सुनते हैं। इतू खान जी, आपको क्या लगता है कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे जो है जो शिव मंदिर की बात की जा रही है, शिवलिंग दबा हुआ है, क्या उसे सामने आना चाहिए आपके हिसाब से? जो जज ने जो किया है वो सही किया है, सरकार से जवाब मांगा है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इतू खान जी? ऐसे समझ में कुछ नहीं आ रही है, नेट फेल कर रहा है। अच्छा आपको समझ में नहीं आ रही है, अब जरा इनका ऑडियो ठीक करें। उससे पहले मैं अशोक यादव जी के पास जाता हूँ। अशोक जी, आपके रामगोपाल यादव जी अभी कह रहे हैं कि छोटे छोटे जज जो हैं वो देश में आग लगाने की कोशिश करते हैं, आग लगाने का काम कर रहे हैं। जज पे भी मतलब आपके हिसाब से, अगर आपके वोट बैंक के हिसाब से जज ने कोई फैसला नहीं किया तो आप जज पे भी आप लोग हमला कर देते हैं। आप जुडिशरी को तो बख्श दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें अपने आप को अशोक जी। जी आ रहा हूँ, अमितोष जी आ रहा हूँ। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है जी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। आवाज जी, देखिए मुकेश जी, पूरा एक दंगे कराने का इकोसिस्टम काम कर रहा है इस देश में, और उस इकोसिस्टम में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, भाजपा की सरकारें और लोकल कुछ अदालतें जो चंदौसी टाइप की अदालतें हैं, जो कि बिना दूसरे पक्ष को सुने आनन फानन में इनके मनमाफिक फैसला दे देती हैं। तो ये दंगे कराने का इकोसिस्टम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मिलकर तैयार किया है कि पूरे देश को दंगे की आग में झोंकना है। और इसका उद्देश्य सिर्फ एक है कि जो पीडीए का आंदोलन हम लोगों ने चलाया था, जो पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो अपने हक और हकूक की मांग कर रहे हैं, उस आंदोलन को कुचलने के लिए इस तरह का जो है दंगे कराने की पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी इस देश में लागू कर रही है। इसमें कहीं लेस मात्र भी अशोक जी, आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि आप पढ़े लिखे इंसान, आप पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट भी है आप, जो आप जुडिशरी को कह रहे हैं जिस इकोसिस्टम में शामिल है, सोच समझ के बात कीजिएगा। भारत है ये। आप यहाँ के आप ये कह रहे हैं कि जुडिशरी के साथ बीजेपी और आरएसएस जो है वो नेक्सस चला रही है, इकोसिस्टम चला रही है, ये कह रहे हैं आप? देखिए मुकेश जी, सवाल जुडिशरी पे तब खड़े होते हैं जब बिना, चंदोसी कोर्ट के एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, जब बिना दूसरे पक्ष को सुने विद इन फ्यू आवर्स। अभी कौन सा फैसला दे दिया है? जो अभी कौन सा फैसला दे दिया? अभी तो जवाब मांगा है सरकार से। और ब्रेक पे जाने से पहले जो है अशोक यादव जी कुछ कह रहे थे और अमितोष जी को जवाब देना चाह रहे थे। अमितोष जी अपनी बात कहें, उसके बाद जो असगर खान साहब है मैं उनके पास आऊंगा। जी इतू खान जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? तो एक बार मैं पहले आपसे पहले जरा सा इतू खान जी के पास चला। इतू खान जी, आवाज मिल रही है आपको? जी तो इतू खान जी बताएं, मेरा सवाल तो आपने सुन लिया था। जो अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के जो बात कही जा रही कि उनके नीचे में शिवलिंग है, उस पर मैं चाहता हूं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया, कि आपको लगता है कि नहीं जो अधिकार है, जो शिव मंदिर है, वो सामने आना चाहिए? अभी आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। अभी मुकेश जी आप बोले कि वो टाइम उन लोग का ताकत था, मुगल सल्तनत लोग का, इस तरह से वो लोग जुल्म करके किए हैं। आज के आप अपने आप को ये समझ रखे हैं कि हम लोग के पास भी ताकत आ गई, हम लोग भी नहीं, हम कह रहे हैं उस समय आप लोगों के पास ताकत थी, आपने नाजायज इस्तेमाल किया। आज लोकतंत्र की ताकत है, कोर्ट के माध्यम से हो रहा था, आप लोग कोर्ट पे भी गाली दे रहे हैं। जुडिशरी के हिसाब से हो रहा है ना, कोई जाकर के तोड़ नहीं दे रहा है, आप उसको भी नहीं मानने को तैयार हैं। आज तो आप भी वही जुल्म कर रहे हैं। अरे जुल्म हम, और आप जुल्म की तो बात ही नहीं आती है ना, न्याय की बात आ रही है ना। और ये कोर्ट का मसला है, आप लोग कोर्ट के मसले पे भी आप लोग रिएक्ट कर जाते हैं। देखिए मुकेश जी, एक बात बता रहे हैं, 700 साल मुगल की सल्तनत खत्म हो गई, 70 साल कांग्रेस की सल्तनत खत्म हो गई। आप तो अभी चंद दिन आए हैं। मेरी कोई सल्तनत नहीं है इतू खान जी, मेरी कोई सल्तनत, मैं नौकर आदमी हूँ, मेरी कोई सल्तनत नहीं है, मेरी कोई सल्तनत नहीं। आप मेरी तुलना अकबर और मुझसे क्यों कर रहे हैं? आप बस वही कांग्रेस और अकबर से मेरी, ठीक है मैं समझ गया। आप चाहते हैं कि दरगाह रहे, जांच नहीं हो, न्याय अपना काम ना करे, न्यायाधीश अपना काम ना करे, आप ये चाहते हैं। समझ गए, आपकी बात से पता चल गया। अमितोष जी कहें। अमितोष जी, आपको आवाज मिल रही है तो आप बात करेंगे। जी बिल्कुल सही। असगर खान साहब के लिए आपने सही लिखा है, मुस्लिम स्कॉलर, क्योंकि वो एज एन एडवोकेट लिखते थे लेकिन लीगल बातें कम करते थे और मजहबी बातें ज्यादा करते थे।
तो आज वो सही हो गया। ये ऐसा ही होना चाहिए। आप देखिए क्या है मुकेश जी, इन्होंने अभी मेरे मित्र ने कहा कि जोधा नाम अकबर का था। मैं पहले उसको क्लियर कर देता हूँ, फिर इस टॉपिक पे आऊंगा, क्योंकि वो नैरेटिव फॉल्स था। असगर साहब बारी बारी से देखिए 20 साल से जो एजुकेशन मिनिस्टर मेरे पैनल में उनके द्वारा बनाया गया। बिल्कुल, मेरे पैनल में ज्यादातर एडवोकेट रहते हैं। अकबर नामा में कहीं पे भी जोधा का विवरण नहीं था, और साथ में मरियम उस जमानी से शादी करी थी, और फिर हिस्टोरियंस ने उसको फेक दिखाते हुए जोधा भाई दिखा दिया। कोई राजपूत समाज को नीचा दिखाने का काम करना था, ये उन लोगों ने पढ़ा है, हमारे को खून बांटने का काम था। अब आप दूसरी बात सुनिए, कोर्ट पे आक्षेप लगाना, सर्वे हो जाए तो पत्थर उठाना, असगर साहब सिर्फ नोटिस दिया। असगर साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, असगर साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। ट्रिपल तलाक के आदेश को क्यों नहीं मानते आप? राम मंदिर के आदेश को क्यों नहीं मानते आप? कन्वर्जन में रेप स्टेनलेस के आदेश को क्यों नहीं मानते आप? फिर उसके बाद आप यूपी में नाम बदलने की बात होती है तो स्वागत कर लेंगे। मैं आऊंगा क्यों? बुलडोजर पे एक्शन की बात होगी तो स्वागत कर लेंगे। ये सेलेक्टिव आउटरीच है, सेलेक्टिव सिलेक्शन ऑफ जजमेंट्स है। न्यायालय पे उंगली ना उठाए, गलत इतिहास मत पढ़ाइए। जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत, इसका हमें वेट करना चाहिए। अगर आप लीगल बात कर रहे हैं तो आप बताइए ना, एक्स पार्टी फैसला किन सर्कमस्टांस में होता है जो आप जिसकी बात कर रहे हैं? किसका एक्स पार्टी फैसला दिया है? मुकेश जी, मैं आपके माध्यम से पहले ही बता चुका हूँ, कोई एक्स पार्टी फैसला नहीं हुआ। बिल्कुल, ये कमिश्नर ऑर्डर 26 रूल 9 ऑफ सीपीसी में किसी भी स्टेज ऑफ ट्रायल पर हो सकता है। ये तो वकील है, जाके सीपीसी पढ़िए। स्टेज ऑफ ट्रायल कोई वैल्यूबल नहीं है, उसमें साफ लिखा है कि स्टेज ऑफ ट्रायल का कोई जजमेंट नहीं है कि आपको कब कमिश्नर अपॉइंट करना है। लोकल इन्वेस्टिगेशन कभी भी हो सकता है जब न्यायालय को लगता है। किसी पार्टी को सुना जाए नहीं सुना जाए, अगर उनको लगता है प्रीजुडिशियल चलिए ठीक है, मैं एक बार सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, ठीक है असगर साहब, आप दोनों की बात सुन रहे हैं, मधु मुकुल त्रिपाठी जी के पास। हाँ, आपने एक्स पार्टी फैसला जिन हालात में किया जाता है, क्या वो हालात उस सर्कमस्टांस थे? तो भाई अभी फैसला कहाँ हुआ है? कौन सी मुसीबत आ रही? अभी कौन सा फैसला हुआ है? अरे अभी कौन सा फैसला हो गया? अरे कौन सा फैसला हुआ है? अभी तो कोर्ट पर्टिकुलर नहीं है। अरे साहब सुन तो लीजिए, आपने वहां पे जो वकील साहब लेके गए हैं लोगों को, श्री राम के नारे लगवाए हैं, मस्जिद में घुसे, क्या वो पार्ट थे उसके? अरे संभल की बात नहीं कर रहा हूँ सर, संभल की बात संभल की बात कर लेंगे सर, संभल की बात कर लेंगे ना, संभल की बात कर लेंगे। 2 दिन 4 दिन कर लिया, अब अजमेर शरीफ की बात कर रहे हैं सर, अजमेर शरीफ की बात कर रहे हैं, अजमेर शरीफ की बात कर रहे हैं असगर साहब। मधु मुकुल, ठीक है मधु मुकुल, ठीक है मधु मुकुल। देखिए मुकेश जी, मुझे 2 चीज, चूंकि नेशनल टेलीविजन है, एक गलत मैसेज न जाए इसलिए मैं 2 चीजें क्लियर कर दूं। एक, संभल में जो आदेश हुआ, दोनों अधिवक्ता मौजूद रहे हैं, आप देख लीजिए सर्वे के समय। बिल्कुल। दूसरे पक्ष के भी वकील रहे हैं, और मेरे बंधु को पता होना चाहिए एक्सपर्ट होता क्या है। खैर, हमें लगता है कि नेशनल टेलीविजन पर लोग बगैर पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं, या पढ़े लिखे होते हैं जानबूझकर गलत बोलते हैं। दूसरा विषय, मुझे वास्तव में आश्चर्य हो रहा है कि मैं बोल रहा, भाई ये लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता है, क्या है मुकेश? असगर साहब प्लीज देखिए हम लोग अपने हमारे डिबेट में एक दूसरे के बीच में नहीं बोलते हैं। असगर साहब प्लीज, असगर साहब मैं आपको मैं आ जाऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, जरा म्यूट कर लेंगे फिर आप प्लीज। चलिए मुकेश जी, मैं बंद ही कर देता हूँ, जवाब देना पड़ेगा। देंगे ना, पहले सुनिए तो सुनिए, मैं पूरा जवाब दे के जाएंगे ये। चलिए मधु जी। एक्स पार्टी आर्डर मुकेश जी, हाँ बता रहे हैं आप, बता रहे हैं, सवाल पूछ लिया, सुन लिया मैंने, आपने पूछ लिया, हमने सुन लिया, मधु जी भी सुन लिए, जवाब दे रहे हैं आपको, जवाब दे रहे हैं आपको, म्यूट किया जाएगा फिर नहीं तो आपको। चलिए जी मधु जी। मुकेश जी, दूसरा विषय, हमारे जो राजनेता हैं पढ़े लिखे अनपढ़ों वाली बात करते हैं। अभी एक राजनेता कह रहे थे कि छोटी छोटी अदालतें, पहले उनको ज्ञान हो जाना चाहिए कि हमारे यहां अदालतें किसी एक पार्टिकुलर सरकार की नहीं होती। दूसरी बात, दंगे की बात करते हैं तो उस पार्टी के नेताओं के कारण बहुत सारे दंगे भड़क रहे हैं। तीसरी बात, जो डिटर्मिनेशन है उसके स्ट्रक्चर का, उसके कैरेक्टर का, उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं नहीं आता रास्ते में। सेक्शन 3 को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, और माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने इसको कहा है, मैं पढ़ रहा हूं माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कहा। द एक्ट डज नॉट डिफाइन रिलीजियस कैरेक्टर एंड ओनली कन्वर्शन एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप।
have been defined. I find that religious character of the disputed place as it existed on 15/8/1946 is to be determined by documentary as well as oral evidence led by both the parties. अभी डिटरमाइन करना है बिल्कुल कि उसका करेक्टर क्या है, क्या था 1947 में, उसका करेक्टर क्या था। जब तक वो डिटरमाइन नहीं होता तब तक ये कह देना कि पार्टिकुलर मसक है, टेंपल है, गुरुद्वारा है, ये क्या है। बिल्कुल ठीक है। अब असगर साहब अब बोलिए छत पे चढ़ गए, सीढ़ियों का पता नहीं, को कोट कर रहा हूं, हटाते क्यों नहीं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदलते क्यों नहीं, फिर इस पे आइए ना। बदला जाएगा सर, बहुत सारी चीजें बदली गई हैं, बहुत सारी चीजें बदली गई हैं, उसे भी बदला जाएगा। 370 भी 370 भी आपको लगता है नहीं बदला जा सकता है, बदल दिया गया ना। अच्छा पहले कूद के ऊपर छत पे पहुंच रहे हैं, अभी भी सीढ़ियों की जरूरत नहीं है आपको, आपको जो चल अरे आप जाइए सेक्शन 3 को पढ़िए, कानून खत्म करिए, वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 को, भाई तो अभी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को, इलीगल है until unless। तो आप लोग कोर्ट में जाइए ना, आप तो वकील है असगर साहब, आप जाइए कोर्ट में, जो आप गलत चीजें हो रही है आप जा सकते हैं कोर्ट में, कोर्ट में जाइए ना। लेकिन अरे साहब यहाँ तो कानून, मुकेश जी या तो मुझे बुलाया करें तो मेरी बात पूरी हो जाने दिया करें। ये गलत सर आपने आधुरी बात में ही लोगों को मिर्ची लगा दी है, तो आप पूरी बात करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे ये। क्यों कहलवा रहे हैं, आपको तो पता है सब, आप हमसे क्यों कहलवा रहे हैं, आपको सब पता है। नहीं मुझे क्या पता, मैं तो क्या, देखिए हम और आप तो कुछ वैसी, मैं तो वैसी बातें नहीं करता जो कानून सम्मत नहीं है। मैं कानून की बात कर रहा हूं, मैं वही कह रहा हूँ। चलिए हमारे पास, मैं जजमेंट को पढ़ रहा हूं, हमारे पास ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बात जो है और ये जो डिस्कशन है अभी तो 1 घंटे और चल सकता था। असगर नफरत की बातें नहीं है सर, यही प्रेम आप कह रहे हैं। अरे जो गांठें संबंधों में पड़ गई है ना, उसे खोल देना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए। और अब ये खोलने का काम हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि नफरत बढ़ रही है। अगर खोल देंगे तो प्रेम बढ़ेगा, आप नहीं समझ रहे हैं इसको असगर साहब, प्रेम बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, आप लोग समझ नहीं रहे। प्रेम गले लगी आइए, अरे बिल्कुल लगेंगे सर, गांठ तो खोल ले दीजिए, गांठ खोल करके लगेंगे, गले भी लगेंगे आपके। आप अभी गले पड़े हैं, हम गले लगेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हमारे पास आपको चारा बनाने के चक्कर में नहीं, ये चारा तो आप लोग बनाते रहे हैं, अब तो बनाते रहे, अब लोग बन नहीं रहे तो आपको लग रहा है दुकान बंद हो रही है। कोई बात नहीं सर, अपने मालिक को, कोई बात नहीं। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप रास्ते में थे फिर भी आप हमसे जुड़े। असगर खान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मधु मुकुल त्रिपाठी जी आपका भी, तू खान जी आपका भी, अमितोष पारिक जी आपका भी, और अशोक यादव जी, बहुत अंत में आपसे मैंने बात की और आप जुड़ गए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, अपनी अपनी बातें, हमारे जो लोग थे, हमारे जो दर्शक हैं जो हम इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके सामने आप लोगों ने बातें कही है, हमने भी अपनी बातें रखी है। जो अजमेर शरीफ में जो बातें जो कोर्ट ने कहा वो भी सामने रखी है। अब जनता को डिसाइड करना है, और खासतौर पे कोर्ट ने जो है जवाब मांगा है। कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, कोर्ट ने केंद्र सरकार से और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उससे जवाब मांगा है कि इस पे क्या करने, जो साक्ष्य दिया गया है उस साक्ष्य पे आपका क्या कहना है। और जब वो कहेंगे उसके बाद से आगे की कार्रवाई होगी, और इसमें कहीं भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है बाधा नहीं आता, नहीं डालता। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन लोगों को इंतजार रहेगा कि आगे इस मसले में क्या होता है। और जब भी इस मसले में कुछ भी नया होगा, सुदर्शन न्यूज जरूर देखिएगा, क्योंकि वो मसला सिर्फ हम ही आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।